तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जहां फिल्मी चकाचौंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और साहित्य सब बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से आपस में टकराते हैं। खैर, बात है 1940 के दशक के मद्रास की, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। हम बात कर रहे हैं उस दौर के सबसे प्रभावशाली लेकिन बेहद अस्त-व्यस्त जेमिनी स्टूडियोज की। ये वही जगह थी जहां शुरुआती भारतीय सिनेमा अपनी शक्ल ले रहा था। लेकिन सच कहूं, कैमरे के पीछे की जो दुनिया थी ना, वो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के दौरान एक सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में घूमने वाला है। जरा सोचिए, एक बहुत ही गंभीर उच्च स्तरीय ब्रिटिश कवि 1950 के दशक के एक शोर शराबे वाले और रंगीन तमिल फिल्म स्टूडियो के सेट पर क्या कर रहा था। ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, है ना? आखिर उनके वहां आने का असली कनेक्शन क्या था? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले हमें स्टूडियो की थोड़ी अजीबोगरीब दुनिया को समझना होगा। ओके, चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। इस जेमिनी स्टूडियोज को एस.एस. वासन ने शुरू किया था और ये सिर्फ एक फिल्म सेट नहीं था, बल्कि अपने आप में एक पूरी छोटी सी दुनिया थी जहां पूरे भारत के कोने कोने से लोग आते थे। यहाँ हमेशा एक भागदौड़ मची रहती थी और सबसे मजेदार बात, बिना किसी गहरे राजनीतिक ज्ञान के भी इस स्टूडियो की हवा में हमेशा एक अजीब सी स्यूडो पॉलिटिकल या छद्म राजनीतिक वाइब तैरती रहती थी। और इस दुनिया का सबसे खास हिस्सा पता है क्या था? वो था यहाँ का मेकअप रूम। मेकअप डिपार्टमेंट की हालत किसी तपती हुई मुसीबत से कम नहीं थी। कहा जाता है कि ये बिल्डिंग कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करती थी। अब जरा इस रूम की कल्पना कीजिए। ये किसी हेयर कटिंग सलून जैसा था, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे थे और उन शीशों के हर एंगल पर तेज रोशनी वाली इनकैंडेसेंट लाइट्स लगी थीं। जब कोई भी एक्टर मेकअप के लिए वहां बैठता था ना, तो इन बल्बों से निकलने वाली भयंकर गर्मी में वो सचमुच भुनकर रह जाता था, एकदम टॉर्चर। और ये मेकअप भी कोई साधारण मेकअप नहीं था। स्टूडियो वाले ट्रकों में भरकर पैनकेक नाम का मेकअप मंगवाते थे और इससे चेहरे पर लगाने का भी एक बड़ा ही सख्त पदानुक्रम या कहें कि एक पक्का सिस्टम था। चीफ मेकअप मैन सिर्फ मुख्य हीरो और हीरोइन को तैयार करता था। उसका सीनियर असिस्टेंट सेकंड लीड्स के लिए था, जूनियर असिस्टेंट कॉमेडियंस को देखता था और सबसे दिलचस्प बात, जो भीड़ यानी क्राउड का रोल करते थे, उन्हें तैयार करने की ड्यूटी एक ऑफिस बॉय की थी। उसका काम ही यही था कि बड़े बड़े बर्तनों में बाल्टी भर पेंट घोले और उसे भीड़ के चेहरों पर जोर जोर से पोत दे। यहाँ दो बहुत अलग तरह के किरदारों को समझना बड़ा जरूरी है। एक तरफ थे कोथामंगलम सुब्बू, जो स्टूडियो के नंबर 2 इंसान माने जाते थे, हमेशा खुशमिजाज और अपने बॉस के लिए पूरी तरह वफादार। और दूसरी तरफ था हमारा ऑफिस बॉय। अरे वो कोई छोटा लड़का नहीं था, बल्कि 40 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा आदमी था जो स्टूडियो आया था एक स्टार एक्टर, टॉप डायरेक्टर या एक महान कवि बनने का सपना लेकर। पर अब वो सिर्फ बड़े बर्तनों में पेंट घोल रहा था। उसकी सारी निराशा और कड़वाहट आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन सुब्बू की बात ही अलग थी। उनकी क्रिएटिविटी कमाल की थी। अगर स्टोरी मीटिंग में कभी कोई डायरेक्टर फंस जाए, जैसे एक चूहा पानी के अंदर बाघिन से लड़ता है लेकिन फिर बाघिन के बच्चों पर दया खाकर उन्हें प्यार करने लगता है, अब इस अजीब से सीन को शूट कैसे करे? सुब्बू तुरंत रॉकेट की स्पीड से 14 अलग अलग ड्रामेटिक तरीके सोच निकालते थे कि चूहा कैसे अपना स्नेह दिखा सकता है। वो आदमी लिटरली सिनेमा के लिए ही बना था। पर स्टूडियो में सिर्फ सपने देखने वाले ही नहीं थे। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लीगल एडवाइजर यानी एक वकील साहब भी हुआ करते थे। अब जहां बाकी सभी राइटर्स और कवि बड़े बड़े ढीले ढाले सफेद खादी के कपड़ों में घूमते थे, वहां ये वकील साहब पैंट, शर्ट और टाई पहनकर आते थे। ये नज़ारा बिल्कुल ऐसा था जैसे खादी पहनने वाले इतने सारे कवियों के बीच कोई ठंडे और कड़े लॉजिक वाला इंसान आकर खड़ा हो गया हो, एकदम अलग थलग। और इन वकील साहब ने एक बार अनजाने में ही एक गजब का कांड कर दिया। हुआ यूं कि सेट पर एक गांव से आई बेहद टैलेंटेड पर तेज गुस्से वाली एक्ट्रेस जोर जोर से भड़क गई। वकील ने चुपचाप एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। जब वो एक्ट्रेस सांस लेने के लिए रुकी तो वकील ने उसी की चिल्लाती हुई आवाज उसे वापस प्ले करके सुना दी। अपनी ही गुस्से वाली आवाज सुनकर वो इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उसका एक्टिंग करियर लिटरली वहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो गया। सोचिए। खैर, वापस आते हैं इन खादी पहनने वाले लोगों की राजनीति पर। स्टूडियो के ज्यादातर लोग गांधीवादी थे, जिनकी कोई बहुत डीप पॉलिटिकल समझ नहीं थी, लेकिन एक बात पर सब सहमत थे।
उन सभी के मन में कम्युनिज्म को लेकर एक अजीब सी नेगेटिव धारणा तैरती रहती थी। उनके हिसाब से कम्युनिस्ट एक ऐसा इंसान होता था जिसका भगवान में कोई विश्वास नहीं होता और जो भोले भाले लोगों के बीच हिंसा और अशांति फैलाता है। बस यही उनका माइंडसेट था। और इसी माहौल के बीच 1952 में कुछ बहुत अजीब हुआ। फ्रैंक बुकमैन की 200 लोगों वाली एक टीम, जिसे मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी या MRA कहा जाता था, उनका मद्रास में आगमन हुआ। जेमिनी स्टूडियोज ने उनका इतने शानदार तरीके से स्वागत किया जैसा शायद पूरे भारत में किसी ने नहीं किया होगा। स्टूडियो के साधारण कर्मचारियों के लिए ये अलग अलग देशों से आया समूह किसी इंटरनेशनल सर्कस से कम नहीं था। लेकिन इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त था। MRA ने मद्रास में जोथम वैली जैसे नाटकों का मंचन किया और इसने तमिल थिएटर को बिल्कुल बदल कर रख दिया। आने वाले कई सालों तक लगभग हर तमिल नाटक ने उनका स्टाइल कॉपी किया, जैसे एकदम खाली स्टेज, बैकग्राउंड में एक साफ सफेद पर्दा और सनराइज या सनसेट के सीन में बस बांसुरी की धुन। उनका काम बहुत ही प्रोफेशनल था और वो एक ट्रेंड सेटर बन गए। पर अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये MRA सिर्फ कोई ड्रामा कंपनी नहीं थी। ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म के खिलाफ एक वैचारिक आंदोलन था। और यही वजह थी कि जेमिनी स्टूडियो के बॉस श्री वासन और मद्रास के अन्य बड़े लोगों ने उनका इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया था। उनकी कम्युनिस्ट विरोधी विचारधारा स्टूडियो के मालिकों की सोच से बिल्कुल 100% मेल खाती थी। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि MRA के जाने के कुछ ही महीनों बाद स्टूडियो ने वापस एक पूरा शूटिंग स्टेज खाली कर दिया। किसके लिए? इंग्लैंड से आने वाले एक कवि के लिए। किसी को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि वो कौन है। स्टूडियो के आम लोगों को तो अंग्रेजी कवियों के नाम पर सिर्फ वर्ड्सवर्थ या टेनिसन का ही नाम पता था। ये मेहमान कौन है, ये पूरे स्टूडियो के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी। और जब वो अंग्रेज मेहमान आए तो माहौल पूरी तरह से कंफ्यूजिंग था। एक तो वो बहुत लंबे और गंभीर थे। उन्होंने पूरा 1 घंटा भाषण दिया जिसमें स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे शब्द भरे हुए थे। और स्टूडियो की ऑडियंस वो वहां बिल्कुल सुन बैठी रही। किसी को एक सिंगल वर्ड समझ नहीं आया क्योंकि कवि का ब्रिटिश एक्सेंट इतना ज्यादा गाढ़ा था कि वो सबकी समझ के बिल्कुल बाहर था। लोग बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। और वो यात्रा सालों तक एक अनसुलझा रहस्य ही बनी रही। चलिए अब इस कहानी में कुछ साल आगे चलते हैं। हमारे लेखक, जो तब तक जेमिनी स्टूडियोज छोड़ चुके थे, एक दिन मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर जा रहे थे। वहां उनकी नज़र किताबों के एक ढेर पर पड़ी, एकदम ब्रांड न्यू किताबें, और हर किताब की कीमत थी सिर्फ 50 पैसे। ये रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ पर निकाला गया एक स्पेशल सस्ता संस्करण था। लेखक ने 50 पैसे दिए और वो किताब खरीद ली। किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड। इसमें 6 अलग अलग मशहूर लेखकों के निबंध थे, जिसका सेंट्रल थीम था कम्युनिज्म की तरफ उन लेखकों की यात्रा और फिर वहां से मोहभंग और निराशा के साथ उनकी वापसी। लेखक ने जब उन 6 निबंधकारों के नाम पढ़े तो जरा सोचिए क्या हुआ होगा। तो सबसे अहम बात यह है कि उन लेखकों में से एक नाम था स्टीफन स्पेंडर। बिल्कुल सही। ये नाम पढ़ते ही लेखक के दिमाग की बत्ती जल गई। सालों पुराना वो रहस्य एक पल में सुलझ गया। ये स्टीफन स्पेंडर वही रहस्यमयी अंग्रेज कवि थे जो उस दिन जेमिनी स्टूडियोज आए थे और जिनका वो 1 घंटे का भाषण किसी को पल्ले नहीं पड़ा था। मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो गई। और उसी पल वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट आया। बात कभी भी कविता की थी ही नहीं। स्टूडियो के बॉस वासन ने स्पेंडर को उनकी महान कविताएं सुनने के लिए नहीं बुलाया था। उन्हें बुलाया गया था क्योंकि दोनों ही कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ थे। ये साहित्य के नाम पर दरअसल एक वैचारिक या आइडियोलॉजिकल एकजुटता थी। दोनों की विचारधारा मिलती थी, इसीलिए उन्हें वहां आमंत्रित किया गया था। तो आखिर में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जरा सोचिए, हाई आर्ट, अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध की राजनीति, विचारधाराएं और ट्रकों में भर के आने वाला वो पैनकेक मेकअप, ये सब इतिहास के पन्नों में कितने अजीब और अप्रत्याशित तरीके से आपस में जुड़ते हैं, है ना? इतिहास के ऐसे ही छिपे हुए और हैरान कर देने वाले क्रॉसओवर्स को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस एक्सप्लेनर में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।